हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जूलॉजिक्स पे। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इम्यूनोलॉजी। ठीक है, तो ये इम्यूनोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर है और इस पहले लेक्चर में हम बात करेंगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इम्यूनोलॉजी। ठीक है, तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हम समझेंगे कि किस प्रकार इम्यूनोलॉजी एज ए सब्जेक्ट डेवलप हुआ। ठीक है, किस प्रकार वैज्ञानिकों ने खोज किया कि हमारे शरीर में कोई इम्यून सिस्टम है। ठीक है, और कैसे वो कार्य करता है, कुछ इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि इम्यूनोलॉजी है क्या। तो अगर आसान भाषा में कहें तो इम्यूनोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो इम्यूनोलॉजी क्या है? बायोलॉजी की वो शाखा है जिसमें इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी किया जाता है। तो इट इज अ स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, इम्यून सिस्टम या हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर का वो सिस्टम है जो हमारे शरीर को रोगों से बचाता है, रोगों से रक्षा करता है। ठीक है, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या कोई पैरासाइट हमारे शरीर में घुसता है, प्रवेश करता है, तो ठीक है, उसको इम्यून सिस्टम क्या करता है? उसको खत्म करता है और हमारे रोगों से रक्षा करता है। ठीक है, अब एक वर्ड आता है इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी इज द स्टेट ऑफ, यू कैन से, प्रोटेक्शन, स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीज। ठीक है, तो इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इम्यूनिटी को रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, क्षमता। तो अगर हम समझें इम्यूनिटी का, देखिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है, ये एक क्षमता है या पावर है। ठीक है, क्षमता मतलब कैपेसिटी या पावर, किसकी? हमारे इम्यून सिस्टम की। तो हमारे इम्यून सिस्टम की जो कैपेसिटी या पावर है उसी को बोलते हैं इम्यूनिटी। ठीक है, अब ये इम्यूनिटी जो है, इट कैन बी स्ट्रॉन्ग, इट कैन बी वीक। ठीक है, क्योंकि वो जो पावर है, शक्ति है, तो उस क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं या घटा भी सकते हैं। तो अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, ताकतवर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है, तो हम जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। ठीक है, और उसके विपरीत अगर इम्यूनिटी किसी व्यक्ति की कमज़ोर है या रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसमें कम है, उसका इम्यून सिस्टम वीक है, तो व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता है। ठीक है, तो इम्यूनिटी क्या है आपका? रोग प्रतिरोधक क्षमता। या हम सामान्य भाषा में बोलें, एक सिंपल भाषा में बोले तो इम्यूनिटी क्या है? इट इज़ द पावर ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो ये तो हमने समझा कि इम्यूनोलॉजी और इम्यूनिटी क्या होती है। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की, यानी ऐतिहासिक संदर्भ के बारे में। तो जब हम इतिहास की बात करते हैं तो जो पहला नाम आता है, ठीक है, वो है थ्यूसिडाइडस। थ्यूसिडाइडस 430 बीसी। बीसी बोले तो बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, मतलब 430 वर्ष बिफोर द बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट। ठीक है, तो थ्यूसिडाइडस एक महान हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे, जो कि एथेंस में हुए। ठीक है, एथेंस। एथेंस एक शहर है, इट इज़ द कैपिटल ऑफ ग्रीस। ठीक है, जो ग्रीस देश है उसका राजधानी है एथेंस। तो एथेंस में एक इतिहासकार हुए थ्यूसिडाइडस। ठीक है, तो थ्यूसिडाइडस लिखते हैं कि एथेंस में 430 बीसी के अराउंड एक प्लेग की महामारी फैली। ठीक है, प्लेग। प्लेग प्लेग बता दें आपको, एक ऐसा रोग है जो चूहे या रैट्स, दे एक्ट एज द वेक्टर ऑफ प्लेग। ठीक है, चूहे क्या है? प्लेग का वाहक हैं, लेकिन जो प्लेग का कारण क्या है? इट इज़ अ बैक्टीरियल डिसीज। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है यर्सीनिया पेस्टिस। बैक्टीरिया का नाम है यर्सीनिया पेस्टिस। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है जिसके कारण क्या होता है? प्लेग होता है। और ये बैक्टीरिया जो है चूहों की बॉडी में रहता है। ठीक है, तो जब चूहे मरते हैं और वो जो उनको खुले में छोड़ दिया जाता है,
तो जब चूहे की बॉडी डिकम्पोज होती है, मतलब सड़ती है, तो उसमें से बैक्टीरिया निकल के हवा में, पानी में फैल जाता है। ठीक है, तो थुसिडाइडस ने क्या बताया है कि 430 बीसी के अराउंड एथेंस में प्लेग फैला था, और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि प्लेग के रोगियों की देखभाल केवल वही व्यक्ति कर सकता था जो पहले प्लेग से रिकवर हो चुका है। ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति प्लेग से स्वस्थ हो चुका है वही प्लेग के रोगियों की देखभाल कर सकता है। कारण कि ये है कि जो लोग स्वस्थ हो चुके हैं उनको दोबारा प्लेग नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं इनकी इस ऑब्जर्वेशन से एक इंडिकेशन मिलता है कि हमारे शरीर में एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है, जो कि मतलब हम अगर प्लेग से रिकवर कर गए हैं तो हमारी बॉडी में क्या किया गया है, बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होगी प्लेग के विरुद्ध। ठीक है, अब दोबारा उस व्यक्ति को प्लेग नहीं होगा। तो ये पहले इस तरह की ऑब्जर्वेशन थी। फिर आगे चल के जब हम पढ़ते हैं इम्यूनोलॉजी के बारे में, ठीक है, इम्यूनिटी के बारे में, तो एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं वेरियोलेशन। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, वेरियोलेशन। तो वेरियोलेशन एक कह सकते हैं एक मेथड है, ठीक है, टू टू डेवलप द इम्यूनिटी। मतलब लगभग 16वीं शताब्दी में आपके चाइनीज लोग थे, ठीक है, चाइनीज पीपल, चाइनीज एंड टर्क्स। ठीक है, टर्क्स आर द पीपल फ्रॉम टर्की। तो चाइनीज और टर्क्स जो डॉक्टर थे या वैज्ञानिक थे, उन लोगों ने एक तरीका विकसित किया वेरियोलेशन का। अब इस वेरियोलेशन क्या होता था, देखिए, उस समय के आसपास स्मॉल पॉक्स, या जिसको हम बोलते हैं हिंदी में चेचक, ठीक है, स्मॉल पॉक्स का चेचक एक बहुत ही भयंकर महामारी हुआ थी। आज के टाइम पे स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट कर दिया गया है, ठीक है, मतलब उसका खात्मा कर दिया गया, बट उस समय एक बहुत बड़ी भयंकर महामारी थी। तो इन चाइनीज या टर्क्स जो वैज्ञानिक थे या डॉक्टर थे, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने चेचक से बचने के लिए एक तरीका विकसित किया जिसको बोलते हैं वेरियोलेशन। इसमें क्या किया जाता था, किसी व्यक्ति के शरीर को जब चेचक होता है किसी व्यक्ति को, तो उसके शरीर पे छोटे छोटे फुंसियाँ विकसित हो जाती हैं। ठीक है, पस्ट्यूल्स या फुंसी, उस व्यक्ति के शरीर पे छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती हैं और काफ़ी तेज बुखार भी आता है। लेकिन जब वो व्यक्ति रिकवर करता है तो ये फुंसियाँ सूख जाती हैं और उनकी जहाँ पे फुंसी हुई थी वहाँ की जो स्किन है, चमड़ी है, वो पपड़ी के रूप में वहाँ से हट जाती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन चाइनीज टर्क्स लोगों ने, कि जो पपड़ी थी उसको पीस कर, ठीक है, उसका पाउडर बना लिया, और पाउडर बनाकर किसी व्यक्ति को मतलब सांस के द्वारा उन्हें अंदर लेने के लिए कहा गया कि भाई तुम इसको क्या करो, इसको इनहेल कर दो इस पाउडर को। ठीक है, या कुछ व्यक्तियों में क्या किया गया कि कुछ व्यक्तियों की स्किन काट के वो पाउडर को उनके स्किन के साथ मिक्स कर दिया गया। तो इस तरीके को बोला गया वेरियोलेशन। और ये जो तरीका था, ये तरीका एक तरह का वैक्सीन, ठीक है, वैक्सीन का कार्य करता था। मतलब आपने क्या किया, स्मॉल पॉक्स के वायरस को इंटेंशनली व्यक्ति के शरीर में इंट्रोड्यूस करा दिया। अब उसका शरीर क्या करेगा, उस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगा। ठीक है, या वो व्यक्ति क्या करेगा, स्मॉल पॉक्स का जो वायरस है इसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप कर लेगा। ठीक है ना। तो वेरियोलेशन एक बहुत ही कैसे क्रूड मेथड था। ठीक है, एक बहुत साधारण मेथड था वैक्सीनेशन के रूप में। ठीक है, ये वेरियोलेशन हो गया। फिर आगे चलते हैं हम, तो नाम आता है एडवर्ड जेनर का। ठीक है, एडवर्ड जेनर जो है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। ये एक महान वैज्ञानिक हुए हैं इंग्लैंड के। ठीक है, एंड ही इज नोन एज फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो एडवर्ड जेनर को श्रेय दिया जाता है कि इन्होंने स्मॉल पॉक्स के खिलाफ वैक्सीन डेवलप की। ठीक है भाई, तो एडवर्ड जेनर ने क्या ऑब्जर्व किया था, इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जो लोग डेयरी इंडस्ट्री में काम करते थे उस वक्त, ठीक है, उन लोगों को चिकन पॉक्स, नॉट चिकन पॉक्स, यस, स्मॉल पॉक्स, ठीक है, उन लोगों को स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी काउ पॉक्स, उन व्यक्तियों को काउ पॉक्स हो गया था। देखिए समझ लीजिए पहले, ये काउ पॉक्स क्या है, काउ पॉक्स,
काउ पॉक्स जो है चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स का ही एक यू कैन से लेस लीथल टाइप, ठीक है। स्मॉल पॉक्स का ही कम भयंकर रूप जो है काउ पॉक्स है। तो काउ पॉक्स अगर किसी व्यक्ति को होता है तो वो व्यक्ति 2-4 दिन बीमार पड़ेगा, लेकिन वो रिकवर कर जाएगा साधारणतः। तो एडवर्ड जेनर ने क्या ऑब्जर्व किया कि जिन व्यक्तियों को पहले से काउ पॉक्स हो गया, या जो व्यक्ति डेयरी इंडस्ट्री में कार्य करते हैं, उन लोगों को स्मॉल पॉक्स नहीं होता, ठीक है। तो कारण जानने के लिए या इस लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने क्या किया, एडवर्ड जेनर ने, इन्होंने एक व्यक्ति जिसको काउ पॉक्स हो गया था, ठीक है, उसके पस्ट्यूल्स या फुंसी में से फ्लूइड लिया, ठीक है, उसकी फुंसी में से फ्लूइड लिया, और एक लगभग 8-10 साल का बच्चा था, उस बच्चे के अंदर ये फ्लूइड इंजेक्ट कर दिया, ठीक है, इंजेक्ट कर दिया। और उसी बच्चे को फिर कुछ दिन बाद उन्होंने उस बच्चे के अंदर क्या किया, स्मॉल पॉक्स, ठीक है, स्मॉल पॉक्स का फ्लूइड इंजेक्ट किया। तो उन्होंने क्या पाया, वो बच्चा जो था उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल मतलब ये है कि भाई जो हमने काउ पॉक्स का फ्लूइड उस बच्चे में इंजेक्ट किया था, उस फ्लूइड के कारण उस बच्चे में इम्यूनिटी डेवलप हो गई अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, ठीक है। इस बच्चे में इम्यूनिटी डेवलप हो गई और वो इम्यूनिटी स्मॉल पॉक्स से भी उसको बचा रही है। तो इस तरह से उन्होंने काउ पॉक्स के आधार पे इम्यून पॉक्स का वैक्सीन डेवलप कर दिया। सॉरी, काउ पॉक्स के आधार पर उन्होंने क्या किया, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन बना दिया, ठीक है। अब काउ पॉक्स का फ्लूइड लेके आप लोगों को लगा दीजिए, वो फ्लूइड क्या करेगा, वैक्सीन के रूप में कार्य करेगा, और वो व्यक्ति अब स्मॉल पॉक्स से भी मतलब सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया अबाउट एडवर्ड जेनर। अगले वैज्ञानिक हैं जो 1885 या 1885 के अराउंड इन्होंने अपना रिसर्च किया, लुइस पास्चर, ठीक है। ही वॉज अ फ्रेंच साइंटिस्ट, मतलब ये फ्रांस के थे, ठीक है, फ्रांस के ये भी एक महान वैज्ञानिक थे। एंड लुइस पास्चर को कहा जाता है फादर ऑफ, ही इज नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। लुइस पास्चर ने ही डेवलप द टीबी वैक्सीन, इन्होंने टीबी का वैक्सीन बनाया या विकसित किया, ठीक है। और जब ये टीबी का वैक्सीन बना रहे थे, तो बेसिकली लुइस पास्चर ने जो अपने रिसर्च में एक चीज़ फाइंड की कि जब बैक्टीरिया को, अगर कुछ बैक्टीरिया हैं, ठीक है, टीबी का बैक्टीरिया, टीबी इज अ बैक्टीरियल डिसीज कॉज बाय, इट इज अ बैक्टीरियल डिसीज कॉज बाय मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो लुइस पास्चर ने क्या पाया कि अगर जो टीबी का बैक्टीरिया है, ठीक है, या कोई भी बैक्टीरिया है, उसको आप उसका एजिंग कर दीजिए, मतलब उस बैक्टीरिया को काफ़ी समय तक एक मीडियम में रखे रहिए, मतलब उसको डिवाइड मत होने दीजिए, उसको रखे रहिए। तो वो बैक्टीरिया क्या करेगा, उस बैक्टीरिया को अगर हम किसी व्यक्ति के बॉडी में इंजेक्ट करेंगे तो वो डिसीज़, उस व्यक्ति को डिसीज़ नहीं कॉज करेगा, बल्कि वो बैक्टीरिया जो है एज ए वैक्सीन हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो लुइस पास्चर ने इस तरह टीबी का वैक्सीन विकसित किया कि भाई कोई भी बीमारी है जो कि कोई बैक्टीरियल डिसीज, उसमें क्या करिए आप उस बैक्टीरिया को काफ़ी समय तक रखे रहिए, मत, ठीक है, उसको एजिंग, उसको पुराना कर दीजिए, और पुराना करने के बाद उसी बैक्टीरिया को आप एज अ वैक्सीन यूज़ कर सकते हैं अगेंस्ट द डिसीज़, ठीक है ना। तो ये लुइस पास्चर के बारे में हुआ। अब लुइस पास्चर ने वैक्सीन तो विकसित किया, बट वो ये नहीं पता लगा पाए कि जो वैक्सीन है, ठीक है, जो वैक्सीन है वो शरीर में जाके कर क्या रहा है, ठीक है ना। तो इस बात का पता एमिल वॉन बेहरिंग और शिवासाबुरो किटासाटो ने लगाया 1890 में, ठीक है। इन्होंने क्या पता लगाया, देखिए, दे फाउंड दैट एमिल वॉन बेहरिंग एंड शिवासाबुरो किटासाटो कि ब्लड सीरम जो है, ठीक है, ब्लड सीरम कि कोई एनिमल है, ठीक है, मान लीजिए एनिमल ए है, इसको हमने वैक्सीन लगाया, इसको हमने वैक्सीनेट कर दिया अगेंस्ट सम डिसीज, ठीक है। अब इस एनिमल ए का हमने क्या लिया, सीरम ले लिया, ब्लड सीरम, और इस सीरम को वी इंजेक्टेड इन एनिमल बी, एनिमल बी में इंजेक्ट कर दिया, ठीक है।
अब एनिमल बी जो है इट विल ऑल्सो डेवलप्ड इम्यूनिटी, ठीक है। इस एनिमल ने भी क्या किया, इम्यूनिटी डेवलप किया अगेंस्ट द सेम पैथोजन, ठीक है। ये वैक्सीन फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसको हमने जो वैक्सीन लगाया था वो टीबी के खिलाफ लगाया था, ठीक है। और इस एनिमल का सीरम लिया हमने और सीरम को इंजेक्ट किया एनिमल बी में, तो एनिमल बी में भी टीबी के खिलाफ क्या होगी, इम्यूनिटी आ गई। तो एमिल वॉन बेहरिंग और सेबास्टियन पिटासाटो ने क्या किया, ये पता लगा लिया कि जो सीरम है हमारा ब्लड सीरम है, ठीक है, इट हैव द इम्यूनिटी, मतलब ब्लड सीरम में कुछ इस तरह का पदार्थ है जिसके कारण इम्यूनिटी आती है, ठीक है। ये इन्होंने पता लगाया। अब सीरम में क्या पदार्थ है उसका पता लगाने में ये कामयाब नहीं हो पाए, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी है बच्चों कि ब्लड सीरम क्या होता है, व्हाट इज ब्लड सीरम, ठीक है। देखिए इसे तो समझ लीजिए। देखिए जो ब्लड है हमारा, ठीक है, ब्लड कंटेन्स फर्स्ट द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा होता है लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। देन देर आर फॉर्म्ड एलिमेंट्स या जिनको हम कहेंगे सेल्स, ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। एंड थर्ड पार्ट ऑफ द ब्लड इज ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स। जो हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं या सेल्स हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज योर रेड ब्लड सेल, अदर इज योर वाइट ब्लड सेल, ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं और सफेद श्वेत रक्त कोशिकाएं। नाउ दिस वाइट ब्लड सेल it is of two types, one is called as granulocytes, ठीक है, और दूसरे क्या हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है। आपके जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं, दिस ग्रेनुलोसाइट्स मतलब ऐसे सेल्स जिसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है, दे हैव ग्रेन्यूल्स, दे आर ऑफ थ्री टाइप्स, one is neutrophil, other is basophil and last is eosinophil, ठीक है। ये तीन तरह के हैं। ए ग्रेनुलोसाइट दे आर ऑफ टू टाइप्स, one is monocyte and other is lymphocytes, ठीक है। ये जो लिम्फोसाइट हैं दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, राइट। सो दिस इज अबाउट द ब्लड कि हमारे ब्लड में क्या क्या मेन चीज़ें होती हैं। अब हम बात कर रहे हैं सीरम की, व्हाट इज ब्लड सीरम। देखिए सो आई टोल्ड यू डैट द ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, ठीक है, लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। अब ये जो प्लाज्मा होता है, ठीक है, प्लाज्मा कंटेन लॉट ऑफ क्लॉटिंग प्रोटीन्स, ठीक है। क्लॉटिंग प्रोटीन मतलब ऐसे प्रोटीन होते हैं जो खून को क्लॉट करने में, ठीक है, क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। तो अगर प्लाज्मा में से हम क्या करें, क्लॉटिंग प्रोटीन को हटा दें तो जो बचेगा वो क्या रहेगा, डेट इज द सीरम। सो हम लिख सकते हैं सीरम इज द प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग प्रोटीन, ठीक है, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग प्रोटीन इज द सीरम। तो एमिल वॉन बेहरिंग और शिबासबुरो किटासाटो ने क्या पता लगाया कि ब्लड सीरम के द्वारा हम इम्यूनिटी को ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब सीरम में कुछ ऐसे चीज़, ठीक है, देयर इज समथिंग डेवलप इनसाइड द सीरम विच कैन हेल्प इन द ट्रांसफरिंग द इम्यूनिटी।
फिर आते हैं आपके एल्विन कबार्ट 1930, ठीक है। तो एल्विन कबार्ट ने ये पता लगाया है कि जो आपका ब्लड सीरम है, ठीक है, सीरम के अंदर जो एक्टिव एजेंट है जो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, इट इज द एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी, या इसको हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। तो एंटीबॉडी वो तत्व है या वो एक्टिव पार्टिकल है या प्रोटीन है जो वास्तव में रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोवाइडिंग द इम्यूनिटी, ठीक है ना। ये पता लगाने का काम आपका एल्विन कबार्ट ने किया, क्योंकि एंटीबॉडी वो प्रेजेंट है सीरम में, एंड सीरम इज ह्यूमर, ठीक है, फ्लूइड या बॉडी फ्लूइड है। तो इस तरह की इम्यूनिटी को नाम दिया गया ह्यूमोरल इम्यूनिटी, इसको कहा गया ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ठीक है, ठीक है ना। सीरम क्या है, यही ह्यूमर या बॉडी फ्लूइड है, ठीक है, इट इज द बॉडी फ्लूइड, और जो इम्यूनिटी आपको बॉडी फ्लूइड के जरिए मिल रही है, इसलिए इसको नाम दिया गया ह्यूमोरल इम्यूनिटी, राइट। फिर आते हैं आपके मेरिल चेस, ठीक है। मेरिल चेस ने क्या पता लगाया, ही फाउंड दैट कि इम्यूनिटी केवल ह्यूमर या बॉडी फ्लूइड के द्वारा ट्रांसफर नहीं किया सकती, बल्कि इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड अलॉन्ग विद द सेल्स, ठीक है। तो इन्होंने पता लगाया कि टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, लिम्फोसाइट्स, ठीक है, अगर एक जानवर या एक व्यक्ति जो जो जिसमें हमने क्या किया है, जिसको हमने वैक्सीनेट किया है, उसका टी लिम्फोसाइट लेके दूसरे अनवैक्सीनेटेड एनिमल में अगर हम ट्रांसफ़र करें, तो जो अनवैक्सीनेटेड एनिमल है उसके अंदर भी इम्यूनिटी आ जाएगी, ठीक है। तो उन्होंने ये पता लगाया कि टी सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यूनिटी एज वेल, और इस तरह की इम्यूनिटी को नाम दिया गया सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है, सेल के द्वारा मिलने वाली इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, राइट। फिर इसके बाद आते हैं आपके ब्रूस ग्लिक ने ये पता लगाया अपनी रिसर्च में कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। जो बी लिम्फोसाइट है, ठीक है, आपका बी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ठीक है, और आपके टी लिम्फोसाइट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। ये पता लगाने का श्रेय आपका ब्रूस ग्लिक को जाता है। तो इस तरह आपका ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो हमने जाना कि किस प्रकार आपका इम्यूनोलॉजी एज अ फील्ड डेवलप हुई, एज अ ब्रांच डेवलप हुई, ठीक है, और किस प्रकार वैज्ञानिकों ने प्रोग्रेस कर करके पता लगाया कि इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी में कौन कौन से मेन आपके सेल्स हैं, ठीक है, और कैसे कार्य करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आज का वीडियो था। आगे हम अगली वीडियो में बात करेंगे अबाउट इननेट इम्यूनिटी, अडेप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यून सेल्स, राइट। तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।